नमस्कार मित्रों। तो आज की अखबार की हेडलाइन आपने देखी होगी, पढ़ी होगी और सब जगह चर्चा चल रही है। और ऐसी चर्चाएं पहले भी चली है। रीट के समय भी आपने खबरें सुनी थी और भुगतभोगी भी होंगे। कई सालों पहले भी आरएस प्री एग्ज़ाम एक बार हुआ था और रद्द हुआ था। तो पाप का जो घड़ा है वो बढ़ते बढ़ते आखिर फिर फूट ही जाता है। ऐसी जो कहावत है वो सत्य ही है। बहुत बड़ा पाप है ये। उन विद्यार्थियों के साथ में कितना बड़ा अन्याय होता है आप सोचिए। थोड़ा सा आप चिंतन कीजिए, आप स्वयं भी इसमें भुगतभोगी होंगे। और अगर आप मान लीजिए भले ही आपने एसआई का एग्ज़ाम नहीं दिया हो या आपने टीचर वाला भी नहीं दिया हो, आप इस लाइन में आना चाह रहे हैं, या आप मान के चलिए कि एक विद्यार्थी की जो यात्रा है ना वो केवल कंपटीशन एग्ज़ाम से शुरू नहीं होती, जब वो स्कूल में जाता है उसी दिन से शुरू हो जाती है। बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं जिनका स्कूल रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा होता है और वो कंपटीशन में भी अच्छा करते हैं। तो आप सोचिए कि किसी विद्यार्थी की मेहनत वो 1-2 साल की नहीं है कंपटीशन वाली। पहली क्लास से लेके उसने कॉलेज की, फिर डिग्री की, चाहे वो बीएड की हो चाहे और की हो, फिर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी कितनी गंभीर तैयारी करनी पड़ती है आप सबको पता है। इतनी गंभीर तैयारी करते हैं और उन गंभीर तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का जब सिलेक्शन हो जाए ना तो कोई गम नहीं है। तो चलो खुशी होती है कि चलो 500 पोस्ट थी, इतने लोग थे, 500 का हो गया, बाकी रह गए, किसी कारण से रह गए, मूल्यांकन करते हैं कि अगली बार हो जाएगा। परंतु जब ऐसे मामले हो तब क्या बीते आप सोचिए। कितने पैसे लगा के, समय लगा के, जवानी लगा के, सारी चीज़ों को बलिदान करके, त्याग करके लोग तैयारी करते हैं। आप एक बार आप विचार कीजिए। जो प्रतियोगी इस वीडियो को देख रहे हैं वो तो है ही, देखते ही है, जानते ही है। परंतु जो बड़े नेता है, जो ऑफिसर्स है, जो अपने संघर्ष के दिनों को भूल गए हैं, उनको थोड़ा और सोचना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए ऐसे मामलों में। और आप खुद तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम हमें खुद को भी व्यक्तिगत जीवन में ईमानदार होना पड़ेगा। आपके सामने मान लीजिए ऑफ़र आया लुभावना और आप उस ऑफ़र में फंस गए, तो ये भी यहाँ पे फिर आपको किसी दूसरे को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है कि जब आपके सामने ऑफ़र आया तो आप तैयार हो गए पेपर खरीदने के लिए। तो खुद की अगर ईमानदारी नहीं होगी तो फिर दूसरे लोगों से हम ईमानदारी की कैसे उम्मीद कर सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं। तो एक कैंडिडेट तैयारी करता है, उन चीज़ों को आप पुनः महसूस कीजिए। अगर महिला है तो भी कितना उसको जो है बलिदान या त्याग या परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है। महिला हो या पुरुष हो, बेरोजगारी की जो दशा है वो जिसने भुगती है वो ही जान सकता है। एक उम्र होने के बाद में जिम्मेदारियां भी आने लगती है और उम्र होने के बाद ही जैसे इन भर्तियों में मौका मिलता है, क्योंकि जैसे बीएड वगैरह करते हैं, वैकेंसी आती है, ऐसा करते करते उम्र हो ही जाती है 21 से 25 साल, 25 से 30 साल तक, कई कई 35 और 40 साल तक की उम्र में भी तैयारी करते हैं। तैयारी करते हैं तो क्या वो कोई साथ में काम धंधा भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये लगता है कि पढ़ाई नहीं हो रही, तो पढ़ने के लिए फिर वो सब कुछ छोड़ के तैयारी करते हैं। और जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ के तैयारी कर रहा है तो उसके पास फिर पैसे कहाँ से आएंगे? 10 रुपये भी उसको चाहिए तो घर वालों से मांगने पड़ेंगे। घर वालों से मांगते हैं तो भी एक झिझक होती है, और घर वालों की स्थिति नहीं है तो देंगे कहाँ से? तो मतलब बहुत सारा जो है दबाव जो है, चाहे वो आर्थिक दबाव हो, सामाजिक दबाव, लोगों का कितना दबाव झेलना पड़ता है, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, कि भाई क्या हुआ तुम्हारी रिज़ल्ट का, बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है वो। उसके अलावा उसकी मेहनत अगर देखें तो कितना वो अपने जैसे स्वास्थ्य के साथ भी समझौता करता है। कितने घंटे बैठ बैठ के लाइब्रेरी में 8-8 10-10 घंटे बैठ के तैयारी करते हैं। कोई घरों में करते हैं, कोई अपने गांव को छोड़ के शहर में जाके वहाँ खाना बनाते हैं, टिफ़िन का खाना खाते हैं, कोचिंग वगैरह लेते हैं, कितनी तैयारी करते हैं। लिखते लिखते अंगुलियों पे वो निशान हो जाते हैं, जैसे वाइट हैंड बोलते हैं, वो बैठे बैठे निशान हो जाते हैं। वो तो जो भुगतभोगी है उन्हीं को पता है, जो संघर्ष करते हैं उनको पता है, और हर विद्यार्थी को पता है जो संघर्ष करके लगा है, मेहनत करके लगा है या मेहनत कर रहा है। अब आप सोचिए कि मुझे तो बड़ा आश्चर्य, दुख, तकलीफ और सभी को होती है कि जो फर्स्ट रैंक है एसआई में, उसका तो मैंने आज सर्च किया वीडियो यूट्यूब पे कि किस प्रकार से साफा पहन के और चौड़ा होके वो फ़ोटो खिंचवा रहा है। फिर भी वो ज़्यादा सामने नहीं आया, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप बताओगे कि, आपसे पूछे भाई कौन सी किताबें पढ़ी, कैसे तैयारी की, तो किताबों के नाम ही आपको नहीं आएंगे, पता ही नहीं होगा। नहीं तो जो तैयारी करते हैं तो वो किताबों को पढ़ पढ़ के, अंडरलाइन करके, किताबें से
किताब को देखते ही आपको पता लग जाता है कि इसको पढ़ी हुई नहीं पढ़ी हुई, अगले के चेहरे से पता लग जाता है, बातचीत के अंदाज से पता लग जाता है कि इसने तैयारी की है कि नहीं की है। तो एक और सोचने वाली बात है कि जो फर्स्ट रैंक जिसकी आई, वो है ना इसमें नाम आ रहा था, तो फर्स्ट रैंक आई, तो एक आश्चर्य वाली बात है कि वो आरपीएससी में इंटरव्यू के लिए गया, तो इंटरव्यू में फिर उसके कितने नंबर आए, ये भी एक पब्लिकली होना चाहिए, आना चाहिए स्पष्ट सामने कि इनके इंटरव्यू में भी इतने नंबर दिए गए हैं। तो अब एक आपने वो देखा ही होगा जो इंटरव्यू को लेकर चल रहा है, जैसे ये वीडियो खूब चल रहा है, ये कई लोग इसको कोचिंग से जोड़ के देखते हैं कि कोचिंग का तो ये होता है कि भाई जैसे ये एग्ज़ाम पास हो जाता है तो आरएस है, आईएएस है, एसआई है, जिनमें इंटरव्यू होता है, तो लोग विभिन्न कोचिंग में जाते हैं और वो अपना कॉन्फिडेंस कि भाई वहाँ, अब हो सकता है कि इसके ये डर हो कि वहाँ आरपीएससी में किसका बोर्ड है क्या हो, तो वहाँ झिझक नहीं हो, तो झिझक खोलने के लिए गए, तो यहाँ इनके नॉलेज का पता चल गया। इनको भारत, पहले रूस के राष्ट्रपति का पूछा, फिर भारत के राष्ट्रपति का पूछा, तो राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है। उसके अलावा चलो एक बार के लिए अचानक पूछा, घबरा गया। बातचीत से लेवल का पता लग जाता है आपको कि भाई इन्होंने हिंदी को कितना पढ़ा है, व्याकरण कितनी आ रही है, शब्दों का क्या शैली है, करंट अफेयर कितना आ रहा है, जीके वाला पेपर है उसमें तो कितना खतरनाक तैयारी करनी पड़ती है आपको पता है। तो बातचीत से पता चल जाता है, बोलते ही पता चल जाता है। कहते हैं ना, एक कहावत भी है कि जब तक, यानी कि मूर्ख जो है वो चुप है तब तक उसकी बुद्धि का पता नहीं चलेगा, जैसे ही वो बोलेगा तो उसकी मूर्खता के बुद्धिमानी का पता चल जाता है वाणी से। तो यहाँ पे एक कमेंट था बहुत शानदार इस वीडियो के नीचे कि इंटरव्यू लेने वाले जो है ना, जो बोर्ड है जिसमें गुरुजी मैथ के भी मैं जानता हूँ उनको, तो मतलब यानी कि उन गुरुजनों को उन्होंने अपनी हंसी को कंट्रोल किया, ये भी एक उसमें कमेंट था कि महापुरुष, उनको हम धन्यवाद देते हैं, तो इस टाइप का कुछ था। तो अब इनका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ इसकी मुझे जानकारी नहीं है, परंतु ये भी खूब जो है वायरल हुआ। वायरल होने का मतलब क्लियर है कि इनका एग्ज़ाम पास कैसे हो गया फिर। तो लोग डाउट तो कर रहे थे, डाउट तो कर रहे थे, और सुना भी था कि एक गांव से, एक जगह से 100 कैंडिडेट जो हुए हैं। मगर सरकारी स्तर पर देखो होता क्या है कि जो ऑफिसर्स है, जैसे एसओजी की टीम है, तो इनको सरकार है, सरकार के पास पावर है, सत्ता में है, जनता ने उनको ताकत दी है, वोट दे के सत्ता दी है उनको, तो वो तो जो चाहे कर सकती है। अब केरोडाल जी मीणा है, वो लंबे समय से इस चीज़ को उठा रहे थे मुद्दे को, अब वो सक्रिय भी है, वो इन सबूतों को पहले भी ला रहे थे, ऐसा नहीं कि पहले अलग बात थी अब अलग, ऐसा नहीं है। तो उनकी बात में सत्यनिष्ठा झलक रही है। तो ऐसी सत्यनिष्ठा, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर वो वास्तव में इन चीज़ों को उठाए, वास्तव में अगर उठाएं, तो इन चीज़ों पे लगाम कसी जा सकती है। 100% अगर मान लो नहीं रोका जा सके, तो फिर भी अगर 99% भी काम ईमानदारी से हो, तो भी कम से कम 1000 में से 900 लोग हैं, 990 लोग हैं, वो तो ईमानदार लगेंगे ना। और अगर प्रयास किया जाए, जैसे कठोर कानून सरकार ने बना दिया, फिर भी नकल नहीं रुक रही है, इसका मतलब क्या है? लोगों के अंदर डर नहीं है, इनकी हाई लेवल की अप्रोच रहती है, बच के निकल जाते हैं जेल के अंदर से। सुनने में आता है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो मास्टरमाइंड है, तो मास्टरमाइंड का हम सुनते हैं कि जेल के अंदर से भी जो है उनका वो गिरोह चलता रहता है, वो जेल के अंदर बैठे हैं तो भी मोबाइल से भी होता रहता है। तो ये जैसे एक जो गैंगवार जो होती है ना, जो प्रॉपर्टी वगैरह के लिए, उसी प्रकार से ये गैंगस्टर है एक तरह से। और बस उनमें रहने इतना ही फ़र्क है कि इनके गिरोह अलग अलग आपस में नहीं भिड़ते, और वो आपस में उनके जो है वो भिड़ जाते हैं। तो अब आप देखिए, जैसे इन पेपर इनको देखते हैं कटिंगों को, मैंने इंटरनेट से ये ढूंढ ढूंढ के निकाली है, जैसे कि एक तो अब अकेले आदमी ने ही 30 पटवारी लगा दिए। अब ऐसे कितने गिरोह हैं, कईयों के तो ध्यान में आ गए, जैसे एक चप्पल गिरोह अलग था, आपने रीट में देखा होगा, 6 लाख रुपए में वो डिजिटल चप्पल दे रहे हैं। तो वो, उसने भी हो सकता है कितने ही अब तक के उसने अपने जीवन में कितने लोगों को लगाया होगा, फर्जी लोगों को। अब वो जो फर्जी लोग लग जाते हैं, अब मान लीजिए कोई पटवारी लगा, फिर वो कुछ साल बाद गिरदावर बनेगा, नायब तहसीलदार बनेगा, तहसीलदार बनेगा, जो एसआई बने हैं, कोई आरएस भी बने हैं, तो वो फिर आगे जाके बड़े अफसर बन जाते हैं। तो वो लोग से आप क्या उम्मीद करेंगे? अब जैसे ये जो एसआई फर्जी तरीके से बन रहे थे, तो आप उनसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं क्या? उनके कोई गरीब जाएगा कोई दरवाजे पे उनके न्याय मांगने के लिए, तो फिर क्या वहाँ पे आप बिना भ्रष्टाचार के, रिश्वत के काम की उम्मीद कर सकते हैं क्या? और 20 लाख 25 लाख रुपए लोग देते हैं, आश्चर्य की बात है। 25 लाख 20 लाख रुपए अगर इकट्ठे करें तो बहुत जोर आता है। लोग अपने पूरे जीवन में जैसे शादी ब्याह के लिए और में खर्च करते हैं, इकट्ठा करते हैं, मेहनत करते हैं।
तो मान लो 20-25 लाख रुपए इकट्ठे किए, आप सोचिए, और 20 लाख रुपए का नॉर्मली अगर बैंक ब्याज देखें 8% के हिसाब से, तो भी कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए साल के बनते हैं, यानी 15,000 रुपये महीने के बनते हैं। उन रुपयों को अगर वो एफडी पे करवा देना तो 5-7 साल बाद वो लगभग डबल हो जाते हैं। अब 2021 में मान लो इन्होंने पैसे दिए, 24 चल रहा है, फिर प्रोबेशन होता है 2 साल, यानी 25 सब, यानी 5 साल तक मान के चलिए कि वो पैसे इन्होंने लगाए, तो वो पैसे लगभग 40 लाख तक का उसका मामला पहुंच जाता है, अगर किसी ने मान लो ब्याज व्याज पे लिए तो अब वो सोचो 40 लाख रुपए को सैलरी मान लो 40 या 50 हज़ार होगी, तो कितने सालों से कवर करेगा? तो सैलरी से तो कवर होने नहीं है, फिर वो झपटे मारेगा, जो भी आएगा, गरीब आओ चाहे कोई आओ, तो या तो झपटे मारते समय भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं फंस जाएगा। अब भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है तो भी कहानी खत्म नहीं होती, फिर भी साल 2 साल में मामला कर करा के सेट कर करा के वापस लग जाते हैं। तो फिर एक पूरी की पूरी कड़ी जो है ना वो जुड़ जाती है। अब ये जो लोग लगे हुए हैं, अब इनमें होता क्या है कि अपने परिवार को ही फंसाते हैं। अब कई बार लोग क्या है, एक जाति विशेष को ले लेते हैं। मेरा ये मानना है कि जाति विशेष को लेने से नहीं होगा, किसी भी जाति हो, कोई भी जैसे विभाग हो, सभी में अच्छे और बुरे लोग दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। तो जाति की बजाय अपराधी की यानी जो बुराई है उसे हमें नफरत करनी चाहिए, कि बहुत सारे लोग मेहनत करने वाले भी हैं, बहुत सारे मेहनत से भी लगते हैं, परंतु वो कुछ लोग जो है वो उस पर पूरी को वो कलंक तो लगाते ही है, पूरी के ऊपर दबा तो लगाते ही हैं। खैर, तो उसमें होता क्या है कि आपने भी देखा होगा कि कई बार जैसे स्कीम वगैरह आती है लोग सदस्य बनाने की वगैरह की, तो उस स्कीम में भी क्या होता है कि हम अक्सर अपने फैमिली के, रिश्तेदार के, ऐसे लोगों को ही सबसे पहले सदस्य बनाते हैं, क्योंकि पकड़े हुए जाते हैं, वही भरोसा करते हैं, दूसरा कोई भरोसा भी नहीं करता। वैसे इनके साथ होता है, पेपर आता है तो सबसे पहले एक तो ये रहता है कि अपने परिवार वालों को सेट करें, तो पत्नी हो गई, रीट मैंने पड़ोसी को भी कर दिया था उसको व्यवस्था, भांजे भतीजे, तो ये भाई भतीजावादी हो गया ना, भाभी ननंद वगैरह वगैरह, मतलब जीजा साला सबको सेट कर रखा है इन्होंने। अब वो लोग, उनका एक पूरा ग्रुप बन गया, तो एक अपने को एक जाति भी दिखती है कि भाई एक ही परिवार के एक ही जाति के लोग आ गए। दूसरा फिर वो इतने लोग लग गए, अब आपने देखा कि कुछ स्कूल के जैसे वो सेकंड ग्रेड लगे, कुछ फर्स्ट ग्रेड लगे, वो प्रिंसिपल बन गए, अब वो कोऑर्डिनेटर, अब उनके स्कूल में पेपर आ रहा है तो वो गड़बड़। तो जो जिसका बीज वैसे बोया गया है तो उसके फिर फल हम बबूल बोया तो आम के हम कहाँ उम्मीद कर सकते हैं फल की। तो वो लोग फिर कैसे संस्कार देंगे, उनके परिवार में कैसे संस्कार होंगे? तो बहुत बड़ी मतलब ये एक चिंता वाली, नैतिक पतन वाली स्थिति है दोस्तों। इस प्रकार से तो फिर क्या होगा, पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हो जाएगा। कार्नवालिस ने, जब वो जो अंग्रेज था 300 साल पहले लगभग, कहा था कि भारतीयों में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। फिरोज़ तुगलक का हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि उसके समय भ्रष्टाचार इतना था कि वो उसने खुद ने कहा था कि ये चांदी का सिक्का ले जाओ और आर्मी में भर्ती हो तो उसको सेनापति को दे देना। तो आप सोचिए कि हमारे अंदर जो भ्रष्टाचार की या बेईमानी की जो है ना, उसमें अंश कहीं ना कहीं हम सब के अंदर भी सुधारने की आवश्यकता है। स्कूल के अंदर बच्चों को शिक्षा दो, घर पे हम शिक्षा देते हैं। कई कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि आपने सुना होगा कि स्कूली लेवल पे जब नकल होती है, छोटी मोटी चीटिंग होती है, तो पीछे देख के वो थोड़ा सीटी बजा के इशारा कर दिया, या ऐसे अंगुली से करते थे ना, एक दो ऐसे, तो कोई एबैसेदा का एक आधा पर्सन भी पूछते हैं ना आगे पीछे, उसको भी नकल मानते हैं और उसको भी गलत मानते हैं। कई ऐसे इतने ईमानदार टैलेंटेड बच्चे होते हैं कि ये भी गलत है कि किसी को एक भी एबैसेदा पूछा तो क्यों पूछा। और ये तो यहाँ तो मतलब हद ही हो गई, पूरे के पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, पूरी की पूरी दाल निकाली है। अब आप देखिए जैसे कि आरपीएससी के जो मेंबर हैं, आरपीएससी के मेंबर खुद हद, आप सोचिए कि कितनी उम्मीद होती है, कितने बड़े पद पे हैं वो, सोचते नहीं कि लोग सालों से तैयारी कर रहे हैं, कितने रुपए लगा रहे हैं, कितनी मेहनत लगा रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, अपना जीवन दे रहे हैं, अपनी जवानी दे रहे हैं, और कितना बड़ा पाप जो होता है ये। और इस पाप का जो फल है ना वो तो मिलना ही है देखो। हालांकि सीधा नहीं होता कि उसने पाप किया तुरंत ही मिल गया, या परंतु कहीं ना कहीं घूम फिर के उसकी सज़ा जो है वो पाप करने वाले को और उसका सपोर्ट करने वाले को या फिर उसको चुपचाप देखने वाले को, सबको उसकी सज़ा जो है वो मिलती है मित्रों। ये एक शाश्वत सत्य है, उससे कोई बच नहीं सकता। आप देखना भी इसमें, वो आपसे तो क्या छुपा हो सब पता ही है आपको। 6 सेठ घर ले गया था कटारा, हर सेठ के 80 सवाल भांजे से लिखवा कर बेचे। 6-6 महीने पहले पेपर ले जाते हैं। आप सोचिए आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में
10 मिनट में पेपर वायरल हो जाता है। तो इन लोगों के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, और वहाँ बैठ कर भी हम नैतिकता को भूल जाते हैं, ईमानदारी को भूल जाते हैं, और अपने परिवार के लिए फिर परिवार आगे से आगे, आगे से आगे, मतलब एक ने पेपर खरीदा 10 लाख में, उसने 4 को बेचा 5-5 लाख में, 20 लाख हो गए। उन 4 ने 2.5-2.5 लाख में या 3-3 लाख में बेचा 20-30 को, तो उसने और, मतलब ऐसे करते करते हर जगह मार्जिन किया जा रहा है, कमाया जा रहा है। हद ही हो गई वास्तव में। तो ये हद है ना। अभी जैसे आप जो विद्यार्थी आजकल या पिछले 1-2 सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि अभी इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है। एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी बहुत पहले, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये तो आपको पता ही है, अब तो वो जेल में है ही। ये वो बस वाला, सेकंड ग्रेड में बस में अभ्यर्थी पकड़े गए थे, पूरी की पूरी बस में चल रहा था। ये शिक्षा संकुल से पेपर चुराया गया था। डीपी जारोली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कितना बड़ा बोर्ड है, कितना बड़ा नाम है, उसके अध्यक्ष है वो खुद गायब हो गए, फिर कहाँ गए। तो यहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी जो है कमी देखने को मिलती है। गहलोत जी की सरकार ने योजनाएं बहुत अच्छी चलाई, बहुत सारे काम किए, परंतु पेपर वाले मामले में पता चल रहा था कि भाई ये गड़बड़ हुई है, तो वहाँ पे एकदम पूरी तह तक जाके चीज़ों को सामने लाते ना, तो एक निश्चित रूप से जो है विद्यार्थियों की आत्मा को संतुष्टि मिलती कि भाई चलो, अब जैसे ये जो दोषी लोग हैं, 2-4 दिन अखबार में आएगा, फिर मामला ठंडा हो जाए अगर कि भाई चलो ये चुनावी स्टंट था, तो फिर इसमें कोई मतलब वाली बात नहीं है। बाकायदा इनको सज़ा मिले और इनकी ऐसी मतलब बढ़िया सुनताई हो, तो ये पूरा एक एक बताएं कि हाँ भाई ये हमने ये इसको भी किया था, उसको भी दिया था, और व्हाट्सअप नंबर है, नंबर भी दे रखे हैं। अगर किसी को भी कोई थोड़ी बहुत भी सुराग, किसी को डाउट लगे, थोड़ा सा प्रूफ होता है कि पुलिस की फालतू जो है मेहनत नहीं बढ़े, तो उसके साथ आप भी सूचना दे सकते हैं। तो देनी चाहिए, करना चाहिए आपको कहीं भी ऐसा लगता है तो। क्योंकि आप सोचिए कि एक व्यक्ति भ्रष्टाचार से लग रहा है ना, तो वो कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को फैलाएगा। आप सोचिए, आज मान लो ये 21 साल का या 25 साल का कोई लड़का थानादार बन गया, 30 साल 35 साल वो नौकरी करेगा, और वो रिटायरमेंट तक वो डीएसपी एडिशनल एसपी तक पहुंचेगा, और इस स्थिति से वो आया है, तो जीवन भर में कितना लोगों को वो सताएगा, कितने लोगों से लूटेगा, कितना वो भ्रष्टाचार करेगा, कितनों में नेगेटिव इंस्पायरेशन जाएगी। तो इसलिए इसी प्रकार का जो कोई भी पापी है ना ये, तो इनको इनके कर्मों की सज़ा जो है वो सरकार को, क्योंकि सरकार के पास सत्ता है, पावर है। ऑफिसर्स जो है वो, ऑफिसर्स में भी बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर्स भी होते हैं, कुछ कुछ जो है कई बार गड़बड़ भी, जैसा किरोड़लाल जी ने बताया कि कुछ तो जांच करने वाली टीम के भी मिले हुए। तो इस प्रकार से सरकार के पास फुल पावर है, उनके पास बस इच्छा शक्ति और बाकायदा अगर दिल से प्रयास किया जाए कि सच में जो दूध का दूध और पानी का पानी करना है, दोषियों को जो है कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। कानून के अंदर कानून तो खूब कठोर बना हुआ है, 2023 में संशोधन करके बाकायदा उसके अनुसार सजा हो तो दोबारा कोई नाम ही नहीं ले। और एक वो जो जैसे करते हैं कि भाई इनके वो जेसीबी चला देंगे, बुलडोजर चला देंगे, उसमें भी क्या है, जैसे किसी का घर है, उसका केवल आगे छज्जे वगैरह तोड़ दिए तो क्या फ़र्क पड़ा उसके। रियल में अगर मान लो उसकी संपत्ति है, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, उस संपत्ति को जब्त किया जाए, उस संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दें, उसके लिए कोई हॉस्टल वगैरह बना दें, कोई और बना दो उसकी, भाई उसका जो घर है, घर में मान लो उसके कोई निर्दोष, उसके माता पिता, कोई दादा दादी अगर कोई निर्दोष है, तो उनको न सता के जो रियल में उनकी जो फालतू की जो ज़मीनें पड़ी है, प्रॉपर्टीज़ पड़ी है, उनको सीज कर दो। सीज करके उनको सरकार अपने हिसाब से कानून के तहत कोई कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। बाकी अगर पूरी इच्छा शक्ति हो ना तो कोई दिक्कत आती नहीं है। एक घटना और हुई थी, मैं आपको बताता हूँ, बहुत पहले की। कब की? 2013 आरएस परी की। तो उस समय क्या है, रिजल्ट जो है ना अखबार में आता था, तो जो पेपर काफ़ी टफ था, और टफ इतना था कि 100 नंबर लाने बहुत मुश्किल थे। कट ऑफ भी से 78-80 रही थी 200 में से। अब उस समय टॉप 50 की लिस्ट थी, वो जारी की आरपीएससी ने, टॉपर की, उसमें से 20-30 एक ही समुदाय के, एक ही जाति विशेष के। अब उसमें जैसे जो थोड़ा सा डाउट हुआ, और उनके नंबर 130 140 जो किसी के नहीं आ रहे, उस पेपर को देख के 150 नंबर लाना मुश्किल, अगर ढूंढे तो ही नहीं मिले इंटरनेट पे। तो फिर क्या हुआ, जांच की तो पाया गया कि एक व्यक्ति जो है, जो अमृत लाल जो है, वो पेन ड्राइव में पेपर जो है प्रेस से सीधा ही घर पे ला रहा है। अब आप सोचिए, पेपर घर पे आ गया, अब बचा क्या? तो उसने अपने
रिश्तेदार है, परिवार के लोग हैं, उन सब को उसने क्या किया कि बस वो पैसे लेके, भाई किसी को पैसे लेके, किसी को ऐसे लाइसेंस के चलते पेपर तैयार करवा दिया। अब उनके होता क्या है कि जो नकल करने वाला डर है, भाई जैसे चोर है तो उसके कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो वो सुराग छोड़ेगा, गलती करेगा। उनको ये लगा कि भाई पेपर कठिन है, तो हो सकता है उनको कहा भी था कि पूरे मत करके आना, उनको लगा कि हमें याद है कि नहीं, क्योंकि जिसको तैयारी नहीं होती है ना उसको याद भी नहीं रहता। अब आप सोचिए जो फर्स्ट रैंक है उसकी हालत ये है कि उसको उत्तर बता दिए तो याद नहीं है उसको, क्योंकि हिंदी में जीके में मामूली चीज़ थोड़ी है, वो सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। तो जिसका पढ़ा हुआ नहीं है ना, जिसकी तैयारी जीरो है, वो तो उसको पेपर आ जाए तो नहीं हो। और यही हुआ इनसे, अपनी जगह डमी और भेजने पड़े, उसके एक्स्ट्रा पैसे और लगते हैं इनके। तो वही उस समय हुआ कि उन्होंने ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो वो डाउट के घेरे में आ गए। उनको लगा कि कम करेंगे तो क्या पता हो ही नहीं। तो ऐसा करके यानी जो अपराधी है वो कोई ना कोई सुराग तो छोड़ता ही है। तो फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि उस परीक्षा को जो है उस परी को रद्द करना पड़ा था। वो भी शायद यहाँ पे न्यूज़ है, मैंने कटिंग देखो। आरपीएससी 2009 से अब तक की सभी परीक्षाएं शक के घेरे में। सरगना ने स्वीकारा, 4 साल में 100 से अधिक लोगों को बनाया गजेटेड ऑफिसर। उस समय अखबार में बाकायदा कई दिन चला था कि ये जो अमृतलाल है वो 2009 से 2013 तक 6-7 सालों में कितने आरएस ऑफिसर और बना दिए उसने। 2009 से लीक कर रहा था। 30 लाख में आरएस मुख्य परीक्षा तक पास कराने का लेता था ठेका, 30 लाख में। 10 साल पहले की बात है ये। और पेपर एक प्राइवेट व्यक्ति उपलब्ध करवाता था। करीब 50 से अधिक छात्रों ने सौदा किया। अभ्यर्थियों को ग्रुप में बैठा कर रात भर पेपर सोल्व कराता था। अब फिर वो जो ऑफिसर लगे हुए हैं, कुछ नहीं हुआ उनका। कुछ एक दिन ये चर्चा चली। तो मेरा भी यहीं पे यही कहना है कि जैसे अभी कार्रवाई चल रही है, बहुत शानदार चल रही है। बाकायदा इनको अब 10 दिन के रिमांड पे लिया है एसओजी ने। तो 10 दिन में तो एक एक चीज़ इनसे निकलवा लेंगे। क्या क्या खाया था वो भी पूछ सकते हैं, 10 दिन पहले याद करवा सकते हैं कि क्या खाया था। तो इसलिए अगर बाकायदा ये सब कुछ सही दिशा में चलता रहे तो आने वाले जो एग्ज़ाम है ना, उनमें हम विश्वास कर सकते हैं कि जो है वो ईमानदारी से होगा और तैयारी करने वालों का सिलेक्शन होगा। ये तो बड़ी भर्तियाँ हैं। छोटी भर्तियाँ ना, जैसे कोई वो JEN वगैरह, इसमें कम पोस्ट आ रही है मान लो, वहाँ पर भी करते हैं और वहाँ का तो पता और नहीं चलता। तो आप सोचिए कि चारों तरफ जो है भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अब एक जैसे SI वाला है, अब इसमें 800 मान लो, 800 850 पोस्ट थी, कह रहे हैं कि 400 के आसपास फर्जी लगे हैं। अब भर्ती रद्द होती है तो जो 400 लोग लगे हैं उनके भी बेचारों की बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वो तो मेहनत करके लगे हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, और उनके अनुसार उनकी सामाजिक स्थिति, परिवार की स्थिति, रिश्ते वगैरह सब स्थितियाँ बन जाती है कि एक व्यक्ति नौकरी लग जाता है तो सब कुछ उसका, अब उसकी पोस्ट चली जाती है तो उसका भी फिर जो है क्या उपाय होगा उसका। तो यहाँ ये हो सकता है कि जो पहले तो पूरी तह तक जाया जाए कि कितने लोगों ने किया, अच्छी तरह से जांच हो। मान लो आधे लोगों ने किया तो उतनी पोस्ट जो है वो एक नई वैकेंसी निकाल दी जाए, नई भर्ती में जोड़ दी जाए। जो भी देखो गवर्नमेंट को ठीक लगेगा वो होगा। पूरी भर्ती भी रद्द हो सकती है, क्या हो वो तो भविष्य के गर्भ में है, परंतु एकदम बाकायदा सब चीज़ें पारदर्शी हो, आम जनता तक पूरी बात पहुँचे कि ये हुआ है, फिर लास्ट में इन अभ्यर्थियों को सज़ा मिलती है, इनकी जो वो पूरी भी कार्रवाई जो है वो आनी चाहिए हर विद्यार्थी के। तभी उस विद्यार्थी के मन में जो एक उठा हुआ विश्वास है, एक जो खोया हुआ जो आत्मविश्वास है, जो एक नैतिकता के पतन की स्थिति बनी हुई है, उसको वापस हम सुधार सकते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा मतलब ये एक घोटाला हुआ है और घपला चलता आ रहा है। अब तो इसलिए आरपीएससी है तो आरपीएससी के जो मेंबर है इस प्रकार से कर रहे हैं। यहाँ पे भी आया है कि जो एसआई बने हैं उसमें आरपीएससी के जो मेंबर है, भूतपूर्व मेंबर, उनकी बेटी या बेटा जो है वो लगा है, यहाँ पे था एक न्यूज़ में। तो यहाँ पे फिर ऐसा पूरा क्लियर कट होना चाहिए ना कि भाई ये उसके परिवार के सदस्य जो है वो पेपर नहीं दे सकते, या देते हैं तो एकदम पूरा पारदर्शी तरीके से हो। ये देखो शोभा की 5वीं रैंक, रामूराम रायका की बेटी, और बेटे देवेश 42वीं रैंक से एसआई में चयनित। अब बेटा और बेटी जब वो पद पे थे उसी समय चयन हुआ, अचानक इतना टैलेंट आया, कैसे आया? तो डाउट तो होता ही है ना, क्योंकि अगर पूरा दूध मतलब एकदम दूध का धुला हो तब तो अलग बात है। एक चीज़ और कि आपने देखा होगा कि इंटरव्यू वाला मामला भी जो है, इतने लोग निकले हैं आरपीएससी से इंटरव्यू में,
तो वहाँ पर का भी तो पूरा होना चाहिए, सामने आना चाहिए कि भाई इनको इंटरव्यू में कैसे पास कर दिया, पता नहीं चला क्या? जब वहाँ तो एग्ज़ाम में डमी कैंडिडेट बैठ गया, जब वो 100 क्वेश्चन याद नहीं कर सकता, राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, तो उनको इंटरव्यू कैसे क्लियर हो गया उनका? और आपने एक चीज़ और देखी होगी, इस बार जो आरएस में फर्स्ट रैंक आई है, तो उनके रिटर्न में बहुत शानदार नंबर है। 12वीं के मेरिट होल्डर के वो स्टूडेंट रहे हैं, मेरिट होल्डर रहे हैं 12वीं में, और बिट्स पिलाने के स्टूडेंट रहे हैं। तो टैलेंट में कोई कमी नहीं है, मेमोरी में कोई कमी नहीं है, तभी उनके रिटर्न में नंबर बहुत शानदार है। उनको अगर इंटरव्यू के नंबर ना भी देना तो भी उनके 10वीं 12वीं रैंक आती है, ऐसा मैंने कैलकुलेशन निकाला। इंटरव्यू के नंबर न इंटरव्यू नहीं दे तो भी, परंतु नियमानुसार देना पड़ता है। तो इंटरव्यू में उनके मात्र 47 नंबर है, 47। तो उनके व्यक्तित्व में क्या कमी लगी बोर्ड को, मेरे तो समझ में नहीं आया। टैलेंट में कोई कमी नहीं है, बातचीत में कमी नहीं है, सिंसियरिटी में कमी नहीं है, बैकग्राउंड उनका एजुकेशन में कोई कमी नहीं है। बिट्स पिलाने का स्टूडेंट एक बड़े पैकेज को छोड़ के आ रहा है आरएस में, तो कहाँ कमी लगी कि उनको 47 नंबर दिए गए? उनके यूट्यूब पर इंटरव्यू भी पड़े हैं, मॉक इंटरव्यू बाकी कोचिंग्स के, वहाँ भी आपको कोई कमी नहीं लग रही। तो किसी लोगों के 70 नंबर आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, और किसी के 45 आ रहे हैं, 30-40 नंबर का जो गैप रखा जा रहा है, वो तो चलो उनके रिटर्न में बहुत शानदार थे तो वो फर्स्ट रैंक पे आ गए। अब यहीं पे मान लो अगर रिटर्न में नंबर ठीक ठाक हो तो वो बहुत बड़ा उसमें उथल पुथल हो जाता है। तो इंटरव्यू में भी सरकार को जो कुछ कदम उठाना चाहिए कि या तो फिर इंटरव्यू की आवश्यकता है क्या है, जब एक टॉपर कैंडिडेट है, ब्रिलियंट कैंडिडेट है, उसके टैलेंट को भी जब वो बोर्ड नहीं पहचान पा रहे कि ये ब्रिलियंट है, फर्स्ट रैंक वाला बंदा है, और उसको भी अब एसआई में जब वो टैलेंट को नहीं पहचान पा रहे कि इंटरव्यू ले रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है कि डमी बैठा था कि क्या था। अब ऐसा तो है नहीं ना कि जो फर्स्ट रैंक आई उसकी जगह इंटरव्यू में भी डमी चला गया था, ऐसा सही होना नहीं चाहिए। तो फिर इंटरव्यू की आवश्यकता है क्या है, क्यों ना सारी चीज़ें एकदम पूरा का पूरा बाकायदा रिटर्न बेस ही हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सरकार को जो है वो विचार करना चाहिए। और जो अभ्यर्थी जो तैयारी करते हैं, जो विद्यार्थी माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, दिन और रात एक करते हैं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं, देर रात तक पढ़ते हैं, तपस्या करते हैं, परिश्रम करते हैं, सब कुछ जी जान लगाते हैं, दांव पे लगाते हैं अपना कैरियर, उनके साथ में न्याय होना चाहिए। धन्यवाद।